पाई की वैल्यू को पाई में ही रखना, ऑप्शन चारों तुम लोग यूज कर सकते हो। सॉल्व दीज 4 क्वेश्चंस। सिक्स्थ भी कर सकते हो जिनके चारों हो जाएं। सिक्स्थ इज आल्सो गुड। सिक्स्थ इज अ गुड क्वेश्चन। सबसे टफ जो कुछ आ सकता है ना, सबसे टफ अगर कुछ आ सकता है इसमें से तो वो यही है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट क्लास है आज? कोई नहीं है ना? Good. अरे नो लिखने की नीड नहीं है, जो नहीं होगा नहीं आएगा चैट पे कोई रिप्लाई। गजब बच्चे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली at the rate of 4 centimeter per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 8 centimeter. बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल क्या होता है? ये क्या हो गया? सर्कल। इसकी रेडियस कितनी दी हुई है? इसकी रेडियस जब 8 सेंटीमीटर होती है, देखो अब कोई चीज अगर कंटिन्यू बढ़ रही है, जैसे कि मैं कोई सर्कल बताऊं तुम्हें और वो कंटिन्यू, इधर देखो स्क्रीन पे कोई सर्कल ऐसे जैसे फिंगर्स कंटिन्यू ओपन हो रही है, तो किसी एक इंस्टेंट पे इसकी कुछ तो वैल्यू रही होगी ना, जब फिंगर्स ऐसी ओपन हो रही है तो किसी एक इंस्टेंट पे जब इसकी वैल्यू थी 8 सेंटीमीटर, उस टाइम पे क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है द रेट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट इज 4 centimeter per second. It means dr by dt is 4 centimeter per second. Find the rate of area. Area of the circle क्या होता है? Area of the circle होता है 4 pi r square। क्या यही होता है एरिया? इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, लेकिन इससे क्या पूछा है हमसे? रेट पूछा है। रेट मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब कभी भी रेट पूछता है, इट सिंपली मीन्स दैट इट इज आस्किंग अबाउट change in area with respect to time. So this is change in area with respect to time. लेकिन हमारे पास में area जो है वो तो function of radius है। अगर वो function of radius है तो ये तो constant हो गया, बाहर आ जाएगा। r square में r square का differentiation करेंगे 2r with respect to r, लेकिन हमसे पूछा तो dt से, तो dr by dt का multiply कर देंगे। Are you all capable of writing this equation, equation number 1? अच्छा, एक छोटा सा एरर हो गया है। हमने स्फीयर ले लिया है, एक्चुअली इट इज फॉर सर्कल। सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर होगा, सॉरी, छोटा सा एरर हो गया। ठीक है, तो ये पाई आर। क्या आप लोग ये इक्वेशन लिख पा रहे हो? सब लोग लिख पा रहे हैं ये इक्वेशन? देखिए, मैं फिजिक्स में होमवर्क बहुत लिमिटेड दे रहा हूं अभी, क्योंकि ये टॉपिक जितना मुझे पढ़ाना है वो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ही।
तो आप लोग घर पे जो पढ़ाया है उसी क्लास नोट्स को प्रैक्टिस करें एक बार। तो आई थिंक ये इक्वेशन सबने लिख ली होगी। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, पाई 2, आर की वैल्यू पुट करते हैं 8 और dr by dt की वैल्यू है 4। तो 8 2s are 16 और 16 4s are 64। So the answer is 64 pi centimeter square per second dA by dt, rate of change of area. Got it everyone? Problem number 4. समझे इतना? ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At what rate is the surface area of the balloon increasing when the radius is 15 centimeter? देखो सेम क्वेश्चन है बट हियर इट इज बलून। क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज सेम क्वेश्चन। बलून क्या होता है सर? बलून जो होता है वो एक स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? स्फेरिकल शेप। तो स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट है अगर हमारे पास में, तो स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट के लिए एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। Here area is a function of radius and we are asked to find dA by dt. So it will be 4 pi 2r dr by dt बच्चों। Again my question, are you all comfortable with this equation? Are you all capable of writing this equation? तो initially तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में that radius of the balloon rate of increase is 10 centimeter and radius is 15 centimeter. It means dr by dt is given to be 10 centimeter per second and r is 15, right? आइए वैल्यू पुट करें, 8 बाय 15 एंड dr by dt is 10। 15 8 का कितना होता है? बोलो यार, 120। सोच लो, जल्दी जवाब दें। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है सब लोग क्विकली। क्या ऑप्शन आ रहा है आपका? 120 हो गया इंटू 10 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। There is no need to put the value of pi until and unless it is not asked. So this is the answer to the problem. Got it everyone? Let's come back to question number। अच्छा ये दोनों स्क्वायर वाले क्वेश्चन है, तो पहले हम ये सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। एवरीवन सॉल्व द सिक्स्थ क्वेश्चन, इट इज वेरी गुड। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन। The volume of the cube is increasing at the rate. How fast is the surface area increasing when the अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे सॉल्यूशन तुम्हें क्लास कॉपी में मिल जाएंगे। मैं टाइम दे दूंगा लिखने का। मैंने टाइम दिया तो था सॉल्व करने का यार। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर dv by dt, क्यूब बोला है सॉरी, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। dA by dt पूछा है और इनिशियल लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
है। चलो यही लिख लेते हैं। डीवी बाई डी पूछा है 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। डीए बाई डी हमसे पूछा है, सॉरी डीवी बाई डी दिया है, और इनिशियल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अरे लो, ऐसा पता होता तो हम पहले ही कर लेते। ठीक है, इतना डेटा हमें दिया है एक क्यूब के बारे में। किसके बारे में दिया है? एक क्यूब के बारे में। क्वेश्चन कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज गिवन ए क्यूब, और हमसे पूछा है एरिया ऑफ द क्यूब विच इज इक्वल्स टू 6a²। हमसे पूछा है डी ए बाय डी टी। आपका सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन होना चाहिए। यहां पर देखें तो एरिया इज द फंक्शन ऑफ साइड। कंसिडर अ क्यूब ऑफ साइड ए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 6 2a डी ए बाय डी टी, दैट इज 12a डी ए बाय डी टी। हमें क्वेश्चन में ए तो दिया हुआ है, ए ले लेते हैं इसको। ए दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है ए? 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू नहीं है ना। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, हमें एक ये वैल्यू भी दी हुई है। ये वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब वॉल्यूम को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dv बाई डी टी, तो dv बाई डी टी कम्स आउट टू बी 3a² dA बाई डी टी। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल while writing और while differentiating। अब dv बाई डी टी दिया है 7 3। a कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? a की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। 12 का स्क्वायर और dA बाई डी टी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। जो भी dA बाई डी टी की वैल्यू आ रही है, 12 का स्क्वायर 144 और ये 3, तो 7/3 इंटू 144 इज इक्वल टू dA बाई डी टी। ये dA बाई डी टी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो आंसर क्या आ रहा है? 12 इंटू 12 dA बाई डी टी इज 7/3/144। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो 7/3 is the value of dA by dt. So your answer will be 7/3 centimeter square per second. This is the answer to the problem. कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था देखो। अरे dr by dt कैसे होगा? रेडियस लेते हो क्या तुम? पागल हो? dr by dt कैसे लिखोगे? तब बढ़िया क्वेश्चन करके उठे हो तुम, कुछ भी कमेंट कर रहे हो कि dr by dt। रेडियस लेते हो क्या तुम? क्यूब में तुम मुझे रेडियस निकाल के बताओ कहां होगी। चलो साफ साफ क्वेश्चन में कहा है क्यूब, रेडियस लिख। बाकी लोग जवाब दें। क्या क्वेश्चन एकदम बढ़िया था? आप लोगों को सबको समझ में आया? Is it clear to everyone? All 62 students present in the class? मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत काम का है। ऐसा ही क्वेश्चन वो आपसे दे सकता है एक स्फीयर के शेप में। सब बच्चे इधर ध्यान से सुनो। ऐसा कह सकता है कि एक स्फीयर का वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, dv by dt is given to you in the question and dA by dt is asked, और इनिशियल रेडियस दे दे। तो भी अब आप लोग कर सकते हो। अब सिर्फ ज्योमेट्री चेंज हुई है, कॉन्सेप्ट वही है। dv by dt से रेडियस का चेंज निकाल लेंगे और उसको एरिया में पुट कर देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? गुड। तो ये वाला क्वेश्चन
का सॉल्यूशन लिख लीजिए आप लोग, 4 लाइन छोड़ दीजिए क्वेश्चन आप लोग क्लास को जब मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ नोट्स। शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ नोट्स में, उसमें से क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अभी 4 लाइन छोड़ के सॉल्यूशन लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने? चलो, इसके बाद में 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, नोट शेयर हो जाएंगे, तो 7th एंड 8th यू हैव टू सॉल्व। 7th एंड 8th क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन फॉर डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजरर। फाइंड द rate of change of volume of a sphere with respect to its diameter, with respect to its diameter। डायमीटर d, इसका डायमीटर d के टर्म्स में ही आंसर लिखना है आपको। सॉल्यूशन बताएं। वो आप लोगों से चलिए सॉल्यूशन करें क्या इसका।
देखें क्या आंसर आता है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या लिखेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन देखो अब यहीं पर समझदारी दिखानी है। क्वेश्चन में डायमीटर के टर्म्स में पूछा है, तो रेडियस क्या होती है? d/2। इमीडिएट पुट कर दो इधर, तो ये क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, 4/3 पाई रेडियस की जगह पे अगर हम रखेंगे तो d³/8, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो पाई d³/6। स्क्रीन लैग नहीं आ रहा है यार? अब विजिबल होगा शायद से, देखो यार बेटा, अगर स्क्रीन लैग आता तो मुझे विजिबल हो जाता। बिल्कुल क्लियर है, देखो। आप लोग अपना सिस्टम एक बार रिफ्रेश करो, क्योंकि मेरे साइड से नहीं है लैग। बहुत बच्चों का यस में आंसर आ रहा है कि विजिबल है। अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्या स्क्रीन पे? चलो इधर देखो, ये तो समझ में आया कि मैं एक्सप्लेन करूं। πd³/6। चलो ठीक है, ठीक है, सब लोग बैक टू बोर्ड। πd³/6 इज क्लियर। r इज इक्वल्स टू d/2। ये पुट किया मैंने इस इक्वेशन में, ये यहां तक क्लियर है? टिल दिस पार्ट इट इज क्लियर टू एवरीवन? हमसे पूछा है d वॉल्यूम बाय d डायामीटर, ठीक है? तो d वॉल्यूम बाय d डायामीटर पूछा है, तो अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं हम। π/6 बाहर आ जाएगा, 3d²। 3 1 जा, 3 2 जा, सो आंसर इज πd²/2। rate of change of volume with respect to diameter, rate of change of volume with respect to diameter। क्लियर टू एवरीवन? सभी उपस्थित लोगों को यहाँ पर समझ में आई ये बात या नहीं? लिखिए इस क्वेश्चन को फटाफट, लिख लें बेटा। चलिए, समझे आप लोग कैसे क्वेश्चन आते हैं? हाँ, गुड क्वेश्चन बेटा मनस्वी। कभी ऐसा भी पूछ सकता है, इधर देखो नोट, ऐसा भी पूछ सकता है, बैक टू बोर्ड एवरीवन, dv/dr क्या पूछ सकता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो फिर इसी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो, 4/3 पाई 3r², ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 4πr²। इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर। गॉट इट? हाँ,
बाय dt पूछता तो याशी तो अपना नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता। अगर वो पूछता व्हाट इज dv by dt, ये भी देख लो, dv by dt तो तुम लिखते 4/3 पाई r, सॉरी 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr by dt, 3 फिर कैंसिल हो जाता तो 4 पाई r स्क्वायर dr by dt। ये तो तुम लोगों ने सीख ही रखा है बहुत बार, ये दो नए थे, थोड़ा सा पूछने का तरीका सिखा रहा हूँ मैं किस टाइप से और पैटर्न्स बन सकते हैं। स्टार्टिंग में कहा बेटा, मतलब मुझे क्वेश्चंस बता। अच्छा, अरे एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा स्क्रीन लैग के कारण कंफ्यूजन आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब इफ रेडियस इक्वल्स टू d by 2। अरे इफ क्या मतलब होता है, ये रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, तो मैंने यहाँ पे रेडियस की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी, तो इट विल बी d cube by 8। So this d cube by 8 will get cancelled and answer will be pi d cube by 6. That is the volume of a sphere in terms of diameter. After that it is asked what will be the rate of change of volume with respect to diameter. So we have just simply differentiated it. Got it? चल, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप लोगों को बनना चाहिए। अब तो कंफर्टेबल हो रेट मेजरर सॉल्व करने में। फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन कहाँ आता है? फिजिक्स में इसका बहुत जगह एप्लीकेशन आएगा। ये तो तुमने अभी क्वेश्चंस देख ही लिए। इसके साथ साथ तुम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन होता है dv by dt, भी ऐसा ही कोई टर्म आएगा। फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी मैं कुछ ऐसा ही सिखाऊंगा, तो वहां पर मैं डायरेक्टली वहां में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाऊंगा और रेट नहीं पढ़ाऊंगा, वहां मैं सिर्फ बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि रेट मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट शब्द का मतलब ही ये होता है प्रत्युष, अगर इफ इट इज आस्क्ड ओनली रेट मेजरर तो फिर ऐसे वेरिएबल शेप के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर तुमसे ये नहीं पूछ रहा, ही इज आस्किंग अबाउट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो आगे जब फिजिक्स डेवलप होगा ना, तो वहां पर इन डिफरेंशिएशन और रेट मेजर का डायरेक्ट यूज आएगा। तो ये प्रैक्टिस है उस फिजिक्स के लिए, ठीक है? ठीक है, अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं हम, कंसेप्ट ऑफ स्लोप। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन ओनली। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है? देखो ऑफ खा गया मैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप क्या होता है? स्लोप इज स्लोप मीन्स व्हाट? यहाँ पे थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछूंगा मैं। ढाल, दिस इज द लिटरली क्लियर मीनिंग ऑफ द वर्ड स्लोप। ढाल, ढलान, इंक्लिनेशन, इंक्लाइन कितना है, कितना झुका हुआ है एक तरफ, ठीक है? हाइपोटेनियस बोल सकते हैं, ठीक है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे पूरा। स्लोप का मतलब क्या होता है इसे पहले समझेंगे हम लोग, फिर लिख लेंगे। देखो ये हमारे ग्राफ पढ़े थे हमने अभी कक्षा 10वीं में भी हम पढ़ के आए हैं ये। तो इन ग्राफ में ये y एक्सिस, ये x एक्सिस होती है। मान लीजिए अब इस पर तीन पैटर्न्स है लाइन के बनाने का। एक लाइन ऐसी बन सकती है, ऐसी बन सकती है, एक लाइन ऐसी बन सकती है, एक लाइन ऐसी बन सकती है, अलग अलग बना लेते हैं। ऐसी बन सकती है, ऐसी बन सकती है और एक ऐसी बन सकती है। यही लाइंस बन सकती हैं। अगर यही लाइंस बन सकती हैं तो तुम ध्यान से देखो तो हर लाइन अलग अलग पोजीशन में रखी हुई है, हर लाइन अलग अलग पोजीशन में रखी हुई है। आप में से आधे से ज्यादा बच्चे मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़े हुए हैं। याद करो फर्स्ट क्लास मैंने कहा था ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस इज गिवन बाय एंगल। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो फिर से सुन लो। ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस इज गिवन बाय एंगल, यही एंगल की डेफिनेशन होती है।
स्पेस मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में मेरा हाथ ऐसा रखा है, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर वर्टिकल हो गया, तो जो मेरे हाथ का अलग अलग ओरिएंटेशन बन रहा है, ये ओरिएंटेशन तुम क्या कहोगे, सर आपका हाथ अभी इतना इंक्लाइन था, इतने एंगल पे था, फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर वर्टिकल हो गया। सो ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस इज गिवन बाय एंगल। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर कुछ एंगल है θ1, यहाँ पर कुछ एंगल है θ2, यहाँ पर कुछ एंगल है θ3, और इसका तो कुछ एंगल ही नहीं बन पाया, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। इट इज अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। मानते हो ना इतनी बात तो हर कोई? ये एंगल होता है, मैंने अभी स्लोप वर्ड का यूज कहीं नहीं किया है। समझ में आया ना इतना सबको? ऑल एवरीवन जो कि प्रेजेंट है अभी क्लास में। अच्छा, अगर ये कहानी समझ में आई तो देखो एक बार और मैं यही ग्राफ बनाता हूं फिर से। यहां पर मैंने एक लाइन बना दी ऐसी, चलो ये लाइन। अब इस पे रैंडमली तुमने कहा कि सर हम इस पे रैंडमली 2 पॉइंट मार्क करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 1 एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट 2। तो ये क्या होगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। बिल्कुल हम क्लास 10 से रिलेट करेंगे इस टॉपिक को, एकदम बेसिक से। ध्यान देना सब लोग, एवरीवन ऑन द बोर्ड। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1। ठीक है, ये होगा y1, ये होगा x1, ये होगा x2, ये होगा y2। इतनी बात हर बच्चा एग्री करता है? अच्छा, अगर ये बात से एग्री करते हो तो ये जो लेंथ होगी, ये ग्रीन पेन से जो मैं बना रहा हूं, ये लेंथ कितनी होगी? सर दिस विल बी x2 माइनस x1। और ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी? सर दिस विल बी y2 माइनस y1। ठीक है, तुम लोग ये बात भी मानते हो, बहुत बढ़िया। मेरे मन में आया तो मैंने कहा कि यार ये लाइन ना थोड़ी सी इंक्लाइंड है, मतलब अगर एक्स एक्सिस से देखें तो ये लाइन थोड़ी इंक्लाइंड है, तो इसके इस एंगल को नाम दे देते हैं हम 2 मिनट रुकिए। ठीक है, y2 माइनस y1 यहाँ तक मार्क कर लिया था हमने। ये पॉइंट की लोकेशन लिख लेते हैं हम। तो ये हमारे इस पॉइंट की लोकेशन आ गई। ये पॉइंट की लोकेशन है x1, y1। ठीक है, ये भैया पूरा फिगर है हमारा। इसको मैंने नाम दे दिया थीटा। क्या नाम दे दिया? थीटा। अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी समझते चलना है जयशा। if I write tan theta, if I write tan theta, सर हमने पढ़ा है tan theta is perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon base. So perpendicular is y2 minus y1 and base is x2 minus x1. क्लियर है? सो तुम्हारे पास में tan थीटा की वैल्यू आ गई, और इसी को तुम लिख सकते हो ना। देखो ध्यान से सुनना, सबने मेरे से डिफरेंशिएशन पढ़ा है, एवरीवन जल्दी सुनो। पॉइंट 2 और पॉइंट 1 में ब्रॉड चेंज है, तो आप इसे लिख सकते हो डेल्टा वाई, और इसे लिख सकते हो आप डेल्टा एक्स। क्या लिख सकते हो सर? आप लिख सकते हो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। सो टेन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। बोलो ना यार बच्चों, क्लियर हुआ इतना? अच्छा, ये भी क्लियर हुआ।
अब मेरी इच्छा है तो क्या कर रहा हूं मैं, इसी डायग्राम को, मेरी इच्छा है तो मैं इसी डायग्राम को एक बार और यूज कर रहा हूं। कैसे यूज कर रहा हूं देखना सब लोग। अब ना मैंने जो ये 1-2 पॉइंट लिए थे, ये 1-2 पॉइंट को मैं और पास लेके आता हूँ। क्या कर रहा हूं मैं, जो 1-2 पॉइंट ऐसे हैं, देखो मेरी फिंगर देखो, ये जो 1-2 पॉइंट है ऐसे, ये 1-2 पॉइंट जो है दोनों, इनको मैं ऐसे पास लेकर के आ रहा हूँ। जब मैं बहुत पास ले आऊंगा, लेट अस सपोज पास आते आते हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है 2 पॉइंट की, ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। एक मार्क कर लिया है 3 और एक बहुत पास में मार्क कर लिया है 4। और एक मार्क कर लिया है 4। तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसको नीचे प्लॉट करूं ऐसे, तो वापस से सर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ग्रीन में। सब बच्चे बोर्ड पे देखना, मैं एक ही बार बताऊंगा ये चीज। वापस से सर हम देखें तो एक और ट्रायंगल बन रहा है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y4, सॉरी x4 y4, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x3 y3। ठीक है। अगर मैं वापस tan थीटा लिखने जाऊंगा तो वापस tan थीटा क्या हो जाएगा सर, अगर आप वापस tan थीटा लिखने जाओगे तो पहले तो हर बच्चा इस बात को समझे कि जो ये ब्लू पेन से थीटा मार्क है और जो यहाँ पे ये थीटा मार्क कर रहा हूं मैं, ये थीटा, ये दोनों सेम होंगे क्योंकि लाइन का इंक्लिनेशन सेम है। अगर लाइन का इंक्लिनेशन सेम है तो सर आप लिखोगे tan थीटा इक्वल्स टू y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। और थीटा सर चाहे यहां से निकालें हम, चाहे यहां से निकालें, 3-4 पॉइंट से निकालें या 1-2 पॉइंट से निकालें, tan थीटा विल बी सेम। देखो मैंने दो बात बोली, मैंने 4 पॉइंट मार्क करे, 1 और 2, 3 और 4। 1 और 2 की मदद से भी थीटा लिखा, 3 और 4 की मदद से भी थीटा लिखा। दोनों केस में लाइन सेम इंक्लाइंड थी तो थीटा चेंज नहीं हुआ, लेकिन पॉइंट चेंज हुए हैं। तो इस कारण से tan थीटा की वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है, बोलो बच्चों। लेकिन अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो ये डेल्टा, ये जो है डेल्टा वाई और जो डेल्टा एक्स है, यहाँ पर जो ये छोटे से चेंज हुए हैं, ये दिस इज डेल्टा एक्स एंड दिस इज डेल्टा वाई, ये जो छोटे से चेंज हुए हैं ये बहुत छोटे हैं ना, इनकी वैल्यूज बहुत छोटी छोटी आने वाली है। सो क्या मैं लिख सकता हूँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। और सर जब ये रेशो छोटे हो जाते हैं ना, तो आपने चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया है कि इन्हें ही हम लिख देते हैं dy बाई dx। इसका मतलब सुनना सब लोग सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत छोटे से चेंज के लिए लिखा गया dy बाई dx और बहुत बड़ी वैल्यू के लिए लिखा गया डेल्टा y बाई डेल्टा x, दोनों से हमें tan थीटा की सेम वैल्यू मिलती है जब अगर लाइन स्ट्रेट हो। और इस tan थीटा की वैल्यू को ही क्या कहते हैं, स्लोप। क्या कहते हैं, दिस tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स as well as equals to limit delta x tends to 0 delta y by delta x dy by dx। मतलब सर अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बेसिकली हम उस फंक्शन की क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। अगर आपके सामने ऐसा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x, तो आपने कहा सर मुझे तो डिफरेंशिएशन आता है। ओहो क्या बात है, डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर प्लस 3। इट मींस ये तो तुमने मैथमेटिक्स लगाया, बट फिजिकली तुमने इस फंक्शन का स्लोप बताया है। बोलो ना यार बच्चों, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्लियर है। मैं 1 मिनट में बोल सकता हूँ स्लोप को tan थीटा बोलते हैं, याद रखो, लेकिन जो मैंने कंसेप्चुअल बात, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाया, वो समझ में आया या नहीं। बेसिकली यहां से बहुत बहुत बड़ा डिस्कशन है जो कि मैं लिख नहीं सकता, उसको लिखवा नहीं सकता, तो मैं समझा सकता हूं। बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन में एक बच्चा ये 2 पॉइंट ले ले, मैं ये 2 पॉइंट ले लूं, कोई 1 और 2 पॉइंट ले ले, कोई 3 और 4 पॉइंट ले ले।
हम सबके लिए डेल्टा वाई डेल्टा एक्स अलग होंगे, लेकिन हम सबके लिए टेन थीटा सेम होगा। हम सबके लिए डेल्टा वाई डेल्टा एक्स अलग अलग होंगे, लेकिन उनका रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो अगर उनका रेशियो हमेशा सेम होगा तो स्ट्रेट लाइन के लिए टेन थीटा की जो एक बार वैल्यू आ गई वो स्लोप सेम हो गया, और वही क्या है, ये रहा तुम्हारा आंसर। समझे क्या बच्चों? बिल्कुल सही कह रही हो वर्णिका। टेन थीटा का मतलब होता है स्लोप, टेन थीटा का मतलब होता है स्लोप, जो कि प्रैक्टिकली किसी भी लाइन का ढाल बताती है। मैथमेटिकली उसको टेन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है ये बात? किसी भी पॉइंट पे स्लोप एट अ पॉइंट निकाला जाता है हमेशा। क्या निकाला जाता है? स्लोप एट अ पॉइंट। जैसे कि मैंने 1 और 2 पॉइंट के बीच में निकाला, 3 और 4 के बीच में। जब मैं 3 और 4 को और पास ले जाता जाऊंगा, 3 और 4 एक ही बन जाएंगे। तो स्लोप एट अ पॉइंट निकालते हैं टेन थीटा से। अब लाइन पे हम कहीं भी चले, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे और उन इनफाइनाइट पॉइंट के लिए वैल्यू सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है, लीनियर इक्वेशंस ऐसी होती हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3, यही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। बोलो यार, तुम लोगों ने ऐसे खूब सारे ग्राफ बनाए हैं, तो जब तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 2। अब तुम कहीं पर भी लिखो, आंसर हमेशा 2 ही रहना है, इट इज कांस्टेंट। तो देखो टेन थीटा की वैल्यू फिक्स हो गई। तुम कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तुमने बचपन में ऐसे ग्राफ बनाए, बचपन मतलब 10वीं में ऐसे ग्राफ बनाते थे ना, y इक्वल टू ऐसी इक्वेशन दी रहती थी, फिर तुम x और y से दो पॉइंट निकाल लेते थे और लाइन जोड़ देते थे। जब तुमने ऐसे ग्राफ बनाए थे तो तुम जरा इस इक्वेशन की ग्राफ बना पाते थे? स्क्वायर क्वाड्रेटिक के थोड़ी बना पाए हो तुम सिर्फ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बना पाए हो। लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को जब तुमने डिफरेंशिएट किया, लीनियर इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, तुम्हें वैल्यू कांस्टेंट मिल गई। कांस्टेंट वैल्यू ये बताती है टेन थीटा, क्योंकि हमने भी पढ़ा कि dy बाई dx टेन थीटा के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। बेटा तुम याद रखना, 3 पॉइंट से कभी ग्राफ नहीं बनाती थी। 3 पॉइंट चेक करने को होता था कि तुम जो इक्वेशन बना रही है वो स्ट्रेट लाइन की है कि नहीं, जुड़ रही है कि नहीं। ओरिजिनली ग्राफ बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट बहुत होते हैं। तीसरा पॉइंट इज अ चेक कि ग्राफ एक ही लाइन के अलोंग आ रहे हैं कि नहीं, तुम सही डायरेक्शन में एंगल ले पा रहे हो कि नहीं। तो 2 पॉइंट को तुम्हें जोड़ना है तो तुम गलती ना कर दो, बस। और कोई रीजन नहीं होता था तीसरा पॉइंट लेने का। तो हमने एक बात सीखी कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन टेन थीटा के बराबर होता है, और उसी को हम स्लोप बोलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन गिव्स द वैल्यू ऑफ स्लोप। क्लियर हुई ये बात? अब देखो मैं क्या कह रहा हूं। मान लो तुम्हें एक एग्जांपल दे दिया जाए, y इक्वल टू 3। पहले तो मैं तुम्हें और आगे की कहानी सुनाता हूं। इतना क्लियर है सबको? पहले बोलो ये सबको क्लियर है एकदम? स्लोप का मतलब क्या हुआ? सर ये तो एक तरीके का डिफरेंशिएशन ही हुआ। ये तो एक तरीके का डिफरेंशिएशन ही हुआ। हर फंक्शन को प्लॉट नहीं कर सकते। मान लो मैं तुम्हें कह दूं कि y इक्वल टू एक्स की पावर 7/2 प्लस 3x स्क्वायर। अब तुम इसे ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर सकते। इसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो कुछ कर्व वर्व वैसा कुछ मिलेगा और बहुत छोटे छोटे पॉइंट लेना पड़ेंगे। तो जब तुम इसे प्लॉट नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हें तो चाहिए स्लोप। तो स्लोप के लिए मैंने क्या कहा कि कर लो डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन गिव्स द स्लोप एट अ पॉइंट। अब ये एट अ पॉइंट शब्द को भी समझेंगे, थोड़ा और समझ ले फिर लिखना, लिखने में प्राण मत दो, थोड़ा और समझो। एक बच्चे से मैंने कहा कि ग्राफ बना दे भैया, उसने कुछ ऐसा ग्राफ बना के दिया मुझे। अब ऐसे ग्राफ की इक्वेशन भी मान लो कुछ ऐसी होगी, y इक्वल टू एक्स की पावर 5। मैं रैंडम लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसकी इक्वेशन क्या होती है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। x की पावर 3 ऐसी कुछ इक्वेशन होगी, ये ग्राफ होगा। अच्छा चलो, तुम फिर एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, पहले पूरा लिख लो। पहले लिखो, ये डायग्राम बनाओ सारे, मैं लिखवाता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप लिखना, फिर मैं कुछ बोलूंगा, मैं डिक्टेट करूंगा कुछ। पहले इतना लिखो।
लिखिए, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन inclination of a line is known as slope, is known as slope। फिर ये दोनों डायग्राम बनाओ और उसके नीचे टेन थीटा वाली इक्वेशन लिखो। यहां तक लिखना जो मैंने ब्लैक पेन से डबल टिक किया हुआ है। तो पहले दोनों ग्राफ बना लो। सिर्फ डबल टिक जो है टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स वहीं तक लिखिएगा। चलिए अब लिखें टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो गया। अब लिखें दिस इज द inclination of a line in a space called slope। उसके बाद में सेकेंड डायग्राम बनाए, नोट करके लिखेंगे, और ये सेकेंड वाला डायग्राम बनाए। पहले ये लिख लें और फिर सेकेंड वाला डायग्राम बनाए। इसमें 3 और 4 पॉइंट मार्क कीजिएगा। अब इस ग्राफ को बनाने के बाद लिखेंगे पॉइंट 3 एंड 4 आर वेरी क्लोज
Point 3 and 4 are very closed. Point 3 and 4 are very closed. Therefore, difference of delta y and delta x is less. Is less. So by the definition of differentiation, we can say that और फिर ये वाला जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ये पूरा लिख लो, ये पूरा लिख लो. By the definition of differentiation, we can say that ये जो ब्लैक पेन से लिखा है लिख लो. Point 3 and 4 are very close to each other. Therefore, the value of delta y and delta x is less. So, by the definition of differentiation, we can say that, और ये जो थीटा वाला लिखा है ना पूरा y4 minus y3 divided by x4 minus x3 equal to limit, ये पूरा लिख लो. फिर ये लिख लो, फिर ये लिखो, लिख लिया इतना. हाँ प्रांशु बोलो. चलिए, अब मुझे एक और बात समझनी है. इधर देखिए, तो हमें पहले तो एक नोट लिखना रहेगा, ये समझ लेते हैं पहले कि जब कभी भी स्ट्रेट लाइंस होती हैं, whenever there is a straight line, whenever there is a straight line, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो या थर्ड ऐसी हो, इन चारों केसेस में एक बार जो भी स्लोप आ गया, बेसिकली मुझे लिखवाना नहीं चाहिए, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि एक बार जो स्लोप बन गया, चाहे इस पॉइंट पे देख लो, इस पे देख लो, इस पे देख लो, इस पे देख लो, कहीं भी देख लो, इट विल रिमेन सेम. इट विल रिमेन सेम. क्या इतनी बात समझ में आती है? इधर देख लो कहीं भी, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, इन सब पे स्लोप सेम.
अरे स्लोप सेम मतलब टेन थीटा की वैल्यू सेम, कैसी बात करती है यार? टेन थीटा बराबर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखा था ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखा था। कोई बच्चा 1 और 2 के बीच में निकाले, कोई 2 और 3, कोई 3 और 4, कोई 4 और 5 और कोई 5 और 6। इनमें से किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर वो डिफरेंस निकाल के टेन थीटा निकाले तो द वैल्यू विल बी ऑलवेज सेम। वैल्यू विल बी ऑलवेज सेम। इसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। ये हो गया एक तरीका याद रखने का। दूसरा है इक्वेशन को समझ भी लेने का कि सर क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि कांस्टेंट रहता है। तो इधर देखो, जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर आप dy बाय dx यहां से लिखोगे तो बेटा m ही बचेगा, c तो कांस्टेंट है हट जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? टेन थीटा। m की वैल्यू जो होगी वो फिक्स हो जाएगी एंड इट इज कांस्टेंट। Therefore, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? एक ही होता है, वो वेरिएबल नहीं होता। आप किसी भी पॉइंट पे निकालो। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी समझा दिया और डिफरेंशिएशन से भी समझा दी बात। बोलो क्लियर है सबको? हाँ या ना? ठीक है। अब देखो, अब एक और बहुत बढ़िया बात, ये ना बहुत कंसेप्चुअल चीजें पढ़ा रहा हूं मैं। आप ऐसा क्यों इतना क्यों स्ट्रेस दे रहे हो सर? ऐसा क्या जरूरी है फिजिक्स में? देखो ये भी सिखाता हूं। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना, y और x की जगह पर कोई वॉल्यूम और टाइम दे दे, कोई प्रेशर और वॉल्यूम दे दे यहाँ पे। हाँ कर लेना नोट, पहले सुन लो। इसको प्रेशर और वॉल्यूम बोल दे, इसको वॉल्यूम और टाइम और वेलोसिटी बोल दे, तो यहाँ तो फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा। क्या पता प्रेशर और वॉल्यूम का स्लोप कोई नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हो, तो बिना कुछ पढ़े हम डायरेक्ट ग्राफ सीख गए होंगे। अगर मैथ्स का ये वाला पोर्शन आता होगा ग्राफ का तो वो लगा देंगे हम बिना कोई नए फॉर्मूले करे। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आप लोग इसको नोट करके लिखो, पहले मैं लिखवा रहा हूँ, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे हम। लिखो, ये वाला पॉइंट नोट करके लिख लो सब लोग फटाफट। ठीक है? समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो फिजिक्स से कि मैथ्स फिजिक्स में कहां पूछी जा सकती है? चलो फटाफट इस बात को नोट करके लिखो, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, वो नहीं बदलता। मैं तो कहता हूं कभी कभार ना हिंदी में भी लिख लेना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी नहीं बदलता, हम किसी भी पॉइंट से कैलकुलेट करें। कोई उसमें शर्माने वाली बात नहीं है, समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।